चलो देखो, अब हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग का पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स किसको बोल रहे हैं? पहले तो मॉडर्न फिजिक्स ना केवल नाम ही पर मॉडर्न है, वैसे है बहुत साल पुराना ये भी, ठीक है। लेकिन यही वो फिजिक्स है जो हम लोग के 11th-12th के सिलेबस में सबसे लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है तो बहुत पुराना, 1950 के आसपास की बात है सब, लेकिन फिर भी यही है जो सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स क्या है? मॉडर्न फिजिक्स में ना हम लोग वो चीजें देखेंगे जो हम लोग की डेली लाइफ की चीजों को बहुत ज्यादा चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसमें कई बंच ऑफ चैप्टर्स हैं, बंच ऑफ चैप्टर्स मिल के हम लोग उसको नाम क्या दे रहे हैं? मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर कौन है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? एटम। उसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी वगैरह है, तो एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब मिल के मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ऑल्दो न्यूक्लियाई में हम लोग का रेडियो एक्टिविटी हट चुका है, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी हट चुका है सिलेबस से, तो अब जो कुछ बचा खुचा है वही हम लोग को पढ़ना है। बहुत नॉर्मल सा चलेगा, बहुत आसान चैप्टर्स हैं ये सब, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, देखो ध्यान सुन ले इस बात को, अगर लेक्चर की हर बात समझ में आ गई, हम तुमको पहले क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि हम 90 to 95% जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब हम क्लास में ही करा देंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी क्लास में ही करा देंगे। तो तुमको बस एक ही चीज़ ख्याल रखना है कि अगर तुम ये लेक्चर अच्छे से कवर कर पाए तो एकदम श्योर एंड सर्टेन रखो कि पूरा का पूरा मॉडर्न हम लोग लेक्चर के दौरान ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इन वीडियो लेक्चर को ध्यान से कर लिए, इसमें दिए गए क्वेश्चन को खुद ट्राई किए और ट्राई करने के बाद उसको सॉल्यूशन को समझ लिए ना, तो निश्चित तौर पर मॉडर्न फिजिक्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में हम लोग से बच जाए, ठीक है। तो ध्यान देना, शुरू करते हैं। देखो भाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक बात तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रही है कि हम लोग किसी चीज की डुअल नेचर की बात करेंगे। डुअल नेचर ही छोड़ दो, अभी आगे का बात बाद में करेंगे। तो हम लोग यहाँ डुअल नेचर के बारे में समझेंगे। भाई किसका डुअल नेचर? तो हम लोग डुअल नेचर देखेंगे किसका, बताओ? लाइट का। भाई लाइट का सबसे सिंपल सोर्स कौन सा है? सबसे सिंपल सोर्स तो सन है हम लोगों के पास। तो हम तुमको हल्की फुल्की कहानी समझाते हैं, और वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस कहानी में ही ना हम लोग के कई सारे चैप्टर की बातें हो जाएंगी, कई सारे वैज्ञानिक की बात हो जाएगी, उनके सन की बात हो जाएगी, कब किस टाइम पे कौन सा वैज्ञानिक कौन सा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एक बार कहानी पे हम लोग फोकस करते हैं। अरे गड़बड़ लग रहा है क्या? फिर से लिख देते हैं कहानी, सुंदर सुंदर सा कहानी। भाई कहानी पे ध्यान देते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले एकदम शुरू से सोचते हैं, शुरू से स्टार्टिंग में, जैसे जब मैन थिंग, जैसे जब हम लोग क्रिएट हुए थे, ह्यूमन बीइंग क्रिएट हुए थे, तो स्टार्टिंग में जब लोगों को समझ में आया, जैसे जैसे ह्यूमन बनते गए, हम लोग वहां से स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो होता क्या था ना कि लोग रात में घूमते टहलते थे, जो भी करना होता था, घूमना टहलना, मारना काटना पीटना जो भी था वो सब लोग रात में किया करते थे, क्योंकि दिन में जैसे सूरज उग जाते थे तो क्या होता है, तुम देखे भी होगे एक बार कि भाई जैसे जैसे रोशनी फैलती है वैसे वैसे जो शैडो होता है किसी भी चीज का वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, घटता चला जाता है। तो लोग क्या थे ना, वो पेड़ों के नीचे, गुफाओं में, जहां मिलता था वहां छुप जाते थे। लोग सन की रोशनी से बहुत डरते थे। तो क्या हुआ कि जैसे 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 सन निकला, सूरज पूरी धूप हुआ गया, पूरा रोशनी फैला, तो जब शैडो जैसे सिकुड़ता चला जाता था वैसे लोग उतने ही चीजों में छुप के रहते थे, किसी चीज के गुफा उफा में छुप गए या पेड़ पौधों के नीचे छुप गए, तो छुप के रहते थे। और जैसे ही सन सेट होता था, रात हो जाती थी जब, तो लोग फिर से निकलते थे बाहर, घूमते टहलते, जो कुछ भी करना होता था, खाना पीना जुटाना होता था, जुटा लेते थे और फिर दिन में सो जाते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे लोगों के समझ में, लोग जब बाहर निकलते थे, हल्का फुल्का किसी का हाथ बाहर निकला या किसी का पैर बाहर रह गया, तो लोगों को दिखा कि कुछ हो नहीं रहा है, भाई कुछ जल वल नहीं रहे, कुछ परेशानी नहीं हो रही है, सही है सब कुछ। और वैसे भी रात में दिक्कत आती थी, रात में लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, तो रात में लोग परेशान होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग अपना शेड्यूल चेंज किए। दिन में वो लोग अपना मारना काटना पीटना करते थे, खाना पीना जो भी जुटाना होता था, और रात में सोते थे। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया जो सन की रोशनी है वो हम लोग को खूब ढेर सारा लाइट दे रहा है, जिसकी वजह से हम चीजों को आराम से देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर लोग धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि भैया सूर्य पे हो क्या रहा है, सन पे हो क्या रहा है, ये चीजें इतना ज्यादा प्रकाश आ कहाँ से रहा है वहां पे। तो जब आग की खोज हुई तो लोगों को लगा कि यार दोनों की लाइट तो सिमिलर टाइप की है, आग से भी रोशनी हो जा रही है। तो लोगों को ये लगा कि अच्छा, मतलब सन पे
बहुत बड़ा आग जल रहा है, क्योंकि दिन में एक ऐसा टाइम होता है ना जब हम लोग को बहुत गर्मी लगती है, तो लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा यार इतनी दूर भी गर्मी लग रही है, जो कि हमसे सन तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। लाखों करोड़ लोगों को पता तो नहीं था, लेकिन ये तो पता था कि काफी दूर से रोशनी आ रही है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे। तो लोगों को लगा कि वहां तो बहुत ज्यादा गर्मी होती होगी। लोग सोचे हो कैसे रहा होगा कि वहां जरूर कोई आग जला रहा होगा। तो लोगों को लगा कि अच्छा हो सकता है वहां कोई आदमी होगा जो किसी चीज को जला रहा होगा। भाई 10 साल 15 साल 20 साल बीता, तो लोगों को लगा कि अरे यार इतनी ज्यादा गर्मी है वहां पे, तो वहां तो उस आदमी को सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो तो वो कैसे जला रहा होगा, या अगर कोई चीज जल रही है तो वो कब तक जल सकती है, उसको तो एक टाइम पे बुझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बुझ नहीं रहा था। तो लोगों को लगा कि कुछ तो एक्स्ट्रा चीज हो रही है वहां पे, लेकिन लोगों को तब तक उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट के बारे में बताना शुरू किए। कौन शुरू किए? लाइट के बारे में दो वैज्ञानिक बात किए। एक वैज्ञानिक थे हम लोगों के पास, कौन? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और एक थे हाइगेंस। ठीक है, हाइगेंस। नाम ध्यान सुनते जाओ, कुछ कुछ वैज्ञानिक के नाम तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे, और जिनके नहीं पता होंगे वो श्योर एंड सर्टेन है कि हम लोग के सिलेबस में हैं, तो हम लोग उनकी बात करेंगे ही करेंगे, तो नाम रटना है इस टाइम। ठीक है भाई, न्यूटन के बारे में तुम लोग को पता ही है। न्यूटन तो वही पुराने भैया इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे, खूब फेमस थे। तो न्यूटन क्या थे ना, उस टाइम का समझ लो एकदम भगवान टाइप थे। जैसे नहीं कि होता है कि जैसे सलमान खान शाहरुख खान टाइप हो गए ये, कि अगर इनकी कोई पिक्चर आ जाती, जैसे सलमान खान शाहरुख खान की क्या होगी, कोई पिक्चर आ गई तो जरूर 100 करोड़ 200 करोड़ तो पार कर ही जाएगी। वैसे न्यूटन थे। न्यूटन का उस टाइम पे पूरा वर्चस्व था, एकदम पूरा भयंकर। मतलब अगर न्यूटन उस टाइम पे कोई भी बात बोल देते थे तो लोग मान जाते थे, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो इतने आगे की चीज थी, इतनी बड़ी रिवॉल्यूशनरी खोज थी, खोज ही कह सकते हैं उसको। ठीक है, इतना बड़ा इक्वेशन था वो कि लोगों को लगा कि न्यूटन बहुत महान वैज्ञानिक है। तो लोग वैसे थे भी, ऐसा नहीं कि नहीं थे तो है ही, लेकिन न्यूटन की बात को लोग तब एकदम आराम से मान लेते थे। मोनोपोली क्रिएट हो गई थी इनकी। ठीक है, लेकिन हाइगेंस भी थे उस टाइम पे वैज्ञानिक, लेकिन वो न्यूटन की बात को जस्ट अपोज कर रहे थे। न्यूटन क्या बोले? न्यूटन बोले कि जो लाइट है ना, लाइट कुछ और नहीं, लाइट है पार्टिकल। हम समझाते हैं कैसे। जो न्यूटन बोले उस टाइम की बात हम बोल रहे हैं। जैसे वो ये बोले, जैसे हमारे पास अगर कोई पीली गेंद है या कोई भी गेंद है, अगर हम उसको ऐसे फेंकें, इस सरफेस पर अगर वो टकराएगा तो ऐसे जाएगा कि नहीं? याद करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो बोले कि अगर कोई बॉल ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगा, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है लाइट। ऐसे बहुत सारी चीजें वो बताएं। अगर मान लो पीले रंग की गेंद बहुत तेज चले तो हम लोग को पीली लाइट दिखाई देगी, अगर नीले रंग की गेंद बहुत तेज चले तो हम लोग को नीले रंग की लाइट दिखाई देगी। कि लोगों को लगा अच्छा हाँ यार ये बात तो सही बोल रहे हैं, नीला प्रकाश पीला प्रकाश, बहुत कुछ वो एक्सप्लेन किए। तो न्यूटन ये बात साबित कर दिए। साबित क्या मतलब, वो स्टेटमेंट दिए, और न्यूटन का इन्फ्लुएंस था ही, न्यूटन का एकदम मोनोपोली था भाई, कि न्यूटन जो बोले लोग मानते थे। तो न्यूटन क्या बोल दिए? न्यूटन बोले कि लाइट का कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर। ये 1600-1700 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब लोगों को लगा अच्छा ठीक है भैया सही है, लेकिन हाइगेंस उसी टाइम पे बोले नहीं नहीं नहीं, लाइट जो है वो तो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, इनकी ऑप्टिका नाम की बुक आई और उसमें सब चीजों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, हाइगेंस की थ्योरी भी हम लोग को पढ़नी है। अच्छा, अब लोगों को लगा अच्छा मैं न्यूटन बोल रहे हैं पार्टिकल, हाइगेंस बोल रहे हैं वेव। दोनों लोग के पास कोई प्रूफ था नहीं, दोनों लोग के केवल थ्योरी थी। तो लोग बोले कि हाइगेंस भैया ऐसा कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि न्यूटन बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हैं, इतना महान वैज्ञानिक इक्वेशन ऑफ मोशन खोज के हम लोग को दिया हुआ है, तो आपकी बात एकदम क्या है, फालतू है। ठीक है, हाइगेंस खूब मार मतलब इतना समझ लो कि बहुत भयंकर मार पिटाई भी हो गई। ठीक है, हाइगेंस बहुत मराते थे, जहां जाते थे वहां इनका मजाक उड़ता था। ठीक है, न्यूटन की बात लोग मान लिए और लोग समझ एकदम रट लिए कि अच्छा लाइट कैसा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। कैसे पार्टिकल? बोले छोटे छोटे पार्टिकल बहुत तेज चलते हैं। लोग बोले ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया गया भाई, न्यूटन की बात मान ली गई। लेकिन अब भाई कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में आगे जाके एक यंग नाम के वैज्ञानिक आ गए और ये वैज्ञानिक बोल दिए कि लाइट जो होता है ना वो वेव नेचर शो करता है, लाइट का वेव नेचर होता है। और ये कब की बात है? ये है 1805 या 1806 से 1800 के आसपास की बात है। ठीक है, और ये ना इनकी कोई थ्योरी नहीं थी, इनका क्या था? एक्सपेरिमेंट था। क्या था एक्सपेरिमेंट? उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये वेव ऑप्टिक्स में था। मतलब इसके पहले हम लोग अगर सीक्वेंस में आ रहे होते तो वेव ऑप्टिक्स हम लोग इसको पढ़ें क्या कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स में लोग पढ़ेंगे भाई।
तो लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा यंग डबल स्लिट ये ना एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड की बात करें ना तो भी अगर हम बोलें कि वेव ऑप्टिक्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 90% चांसेस हैं कि वो हमेशा किससे होगा, यंग डबल स्लिट से होगा। क्या है एक्सपेरिमेंट, कैसे करते हैं, ये सब अलग कहानी है, वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में सीखेंगे, ठीक है। इसको तुम अच्छे से नाम लिख लो यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़े इंटरफेरेंस टॉपिक में, और किस चैप्टर में है ये, तो ये है वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, वहाँ की कहानी है। अब भाई देखो न्यूटन की बात सही है, न्यूटन का खूब अच्छा इन्फ्लुएंस था, लगभग 100 साल या 150 साल के बाद यंग का एक्सपेरिमेंट आया, लेकिन कुछ भी था न्यूटन के पास क्या थी, थ्योरी, ठीक है, और यंग क्या किए थे, इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किए थे, और एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल मान के वो प्रूफ नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब कि ये निश्चित तौर पर बात सही होगी, तो लोगों को मानना ही पड़ गया कि जो लाइट होता है वो कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है, ठीक है। समझो इस बात को भाई, इनका YDSC जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग लाइट को पार्टिकल नेचर मान के प्रूफ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग को मजबूरन क्या मानना पड़ गया, उसको वेव मानना पड़ गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर लोग अब एकदम रट लिए कि अच्छा भाई लाइट का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, रट लिए। फिर लगभग 100 साल बीता और 1900 के आसपास या 1905 के आसपास आइंस्टीन एक एक्सपेरिमेंट किए, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन महान वैज्ञानिक, ये 1900 या 1905 के आसपास ये एक एक्सपेरिमेंट किए, ये भी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इनका भी था, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग नाम दिए क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही हम लोग को पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, ठीक है। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE बोल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट केवल तभी प्रूफ हो पा रहा था जब हम लोग लाइट को क्या माने बताओ, पार्टिकल माने, पार्टिकल। ये कैसे लिखना है, कॉपी में लिखना भी है पहले तो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये चैप्टर नेम लिखने के बाद कहानी हेडिंग डालोगे, और जैसे हम बोल रहे हैं ना वो सब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, 1-1.5 पेज में जाएगा, लेकिन है बहुत जरूरी बात भाई। अब एकदम लोग गुस्सा हो गए कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, एकदम मतलब हम नहीं बात कर रहे हैं। आइंस्टीन जब ये बात बोले तो एकदम गुस्सा हो गए लोग, अरे मजाक चल रहा है क्या, ये हमको विज्ञान है इसका मतलब मूर्ख बना रहा है कोई भी। पहले न्यूटन आए बोले पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल रट लिए बेचारे। फिर यंग आए बोले वेव है, वेव है, वेव, हम लोग वो रट लिए। फिर 100 साल बाद फिर आइंस्टीन आ गए बोले पार्टिकल है, पार्टिकल है, वो रट ले। बड़ा एकदम गुस्सा आ गया लोगों को, गुस्सा आ रहा था सबको। तो उस टाइम पे डी ब्रॉगली नाम के एक वैज्ञानिक थे, डी ब्रॉगली, ठीक है। ये क्या बोले भाई, ये बोले कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये बोले कि हम लोग को एक बात तो माननी पड़ेगी कि लाइट का कैसा नेचर है, डुअल नेचर है, ठीक है, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया, देखो सुनना ध्यान से। ये बोले लैम्डा बराबर H/P होता है, ठीक है, लैम्डा बराबर H/P। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट हम यहाँ समझा देना कुछ अच्छे से, अभी नॉर्मल लिख देते हैं इसको, लैम्डा बराबर H/P, ठीक है। डुअल नेचर वो बोले, वो ये बोले कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। देखो यहाँ समस्या आ गई ना, जैसे अगर कोई, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल चीजें थी। अगर हम लाइट को पार्टिकल मान लेते हैं तो यंग का एक्सपेरिमेंट नहीं सिद्ध हो पाता, और अगर हम लाइट को वेव मान लेते हैं तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ नहीं कर पाते। इसीलिए ये मजबूरी थी, और तब ये डी ब्रॉगली बात बोल भी दिए 1934 या 30 के आसपास। वो ये बात बोले कि एकदम क्लियर रखो कि लाइट का डुअल नेचर होता है। अगर फिर ये जनरल बात भी हो गई, जनरल बात भी हो गई कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई भी भाई, यहाँ पे P क्या है, P है मोमेंटम, मतलब अगर हम इसको से लिखें H/mv, ठीक है। वो ये बोले, इसको मार्कर समझना ना, कोई भी m द्रव्यमान का अगर ऑब्जेक्ट है, m द्रव्यमान का, m मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, मतलब उसको हम ऐसे फेंक दिए हैं, तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम। और मोमेंटम किसके पास होता है, मोमेंटम हमेशा पार्टिकल के पास होता है, याद करो, मोमेंटम एक पार्टिकल नेचर को शो करता है, ठीक है। और किसके बराबर है, लैम्डा भी आ रहा है। इसका मतलब कि अगर किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो उसके पास वेवलेंथ भी होगा, और वेवलेंथ हमेशा वेव की होती है। इसका मतलब ये इक्वेशन अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी खोज था। कैसे, क्योंकि इसका एक साइड जो है, एक साइड, ये साइड बता रहा है किसके बारे में बताओ,
वेव के बारे में, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला साइड है, इसको हटा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो लाइन लिखी है, ये जो दूसरा साइड है, ये साइड बता रहा है किसके बारे में, पार्टिकल के बारे में। तो यही बात दे ब्रॉगली बोले, और ये हम लोग का आखिरी टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे दे ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डुअल नेचर हम लोग ये समझ गए कि अच्छा, अब मतलब हमारे ऊपर हो गया ये क्या, कि अगर हमको यंग डबल स्लिट प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे कि चलो भैया वेव है, वेव है, वेव है। हमको जब प्रूफ करना होगा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम बोल देंगे अच्छा अब मान लो कि ये क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। बोले अच्छा सर, एक बात तो हम लोग के समझ में आ गई, अच्छा ठीक है भाई। देखो यही है जो सबसे जरूरी चीज रही, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो हो नहीं सकता ना, कोई भी एक चीज दो नेचर कैसे शो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तुमको अभी बात डाइजेस्ट करनी, रटनी है कि अगर हम ये मार्कर है, चाहे कोई गेंद ले, चाहे फुटबॉल ले, चाहे बैट ले, बल्ला ले, कुछ भी ले लें, कोई भी चीज अगर हम उसको किसी वेलोसिटी से थ्रो कर दिए हैं तो उसके पास मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो निश्चित तौर पर वो एक वेव भी जनरेट कर रहा होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर वो वेव जनरेट करे तो दिख क्यों नहीं रहा है। भाई कोई भी वेव हम लोगों के विजिबल रेंज में होती है तभी तो दिखेगी ना। विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। मतलब अगर हम कुछ ऐसा सेट कर दिए कि वो इतने वेवलेंथ के बीच में आ जाए तो वो हमको दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं तुमको। जैसे ऐसे सोचो कि हमारे आसपास मोबाइल वेव्स हैं कि नहीं, जैसे अगर कोई हमारे नंबर पे भी कॉल करे तो ये फोन रिंग होना शुरू हो जाएगा। जब ये फोन रिंग होना शुरू होगा तो कोई ना कोई वेव आके इसके स्पीकर को या इसके कोई एक मैकेनिज्म इसमें बना होगा जिसके थ्रू उसका रिंग बज रहा होगा, हम उससे बात कर पा रहे होंगे, लेकिन वो वेव हम लोग को दिखाई तो नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो हमारे विजिबल रेंज में नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारे आसपास रेडियो वेव, टीवी वेव, गामा रे, एक्स रे, बहुत सारी रेज हो सकती हैं जो हमको दिखाई नहीं देंगी, जिसमें से कुछ बहुत खतरनाक होती हैं जैसे गामा रे, एक्स रे, और जिसमें से कुछ बहुत कम खतरनाक होती हैं जैसे मोबाइल वेव, टीवी वेव। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब दिमाग में जो क्वेश्चन है हमको क्लियर कर देते हैं। हो सकता है कि तुम्ही लोग में से कोई या कोई बहुत आगे जाके इस चीज को रिसर्च करके बता दे कि जो लाइट है ना वो डुअल नेचर शो ही नहीं करता, लाइट का कुछ और ही नेचर है, न तो लाइट पार्टिकल है और न ही वो वेव है। हो सकता है कोई नया तरीके का नेचर आ जाए जिससे हम इसको भी प्रूफ कर ले और इसको भी प्रूफ कर ले। लेकिन जब तक ये चीज प्रूफ नहीं हुआ है तब तक हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है। जब जैसी जरूरत होगी हम लोग उसको वैसा मान के प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया। सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि लाइट का ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये बता देता है कि लाइट का वेव नेचर होता है। तो सिंपल, कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो लाइट के वेव नेचर को बता रहा है, बताओ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और अगर ये पूछा गया कि लाइट का ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूफ कर देगा कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये सब हो गई हम लोग की कहानी भाई। अब सुनना ध्यान से। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे? इस चैप्टर में तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम लोग इस चैप्टर में लाइट को क्या मान के चलेंगे, पार्टिकल की वेव। तो हम लोग इस चैप्टर में लाइट को पार्टिकल मान के चलेंगे, न कि वेव। तो पार्टिकल मान के हम लोग को अब चलना है, तो पूरे चैप्टर में हम पार्टिकल की कहानी समझाएंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, वो लोग ये पूछे कि क्या रीजन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से प्रूफ नहीं हो पा रहा है जबकि पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो जा रहा है। तो ये हम यहाँ नहीं, जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम तुमको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां तुमको एक एक रीजन बहुत बारीकी से समझ में आ चुका रहेगा, ठीक है। तो चलो ध्यान देना, इसको शुरू करते हैं हम लोग। अभी हम लोग डुअल नेचर की बात करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो हमारे सिलेबस में है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जानकारी के तौर पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले तो यही भाई क्या है बताओ, नेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोगों का क्या, नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये हम लोग जाके पढ़ेंगे न्यूक्लियाई में, पेयर प्रोडक्शन को हम लोग न्यूक्लियस से पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई चैप्टर में।
फोटो इलेक्ट्रिक पर तो यही पढ़ना है। ये कौन सा नेचर है, ये नेचर है कौन सा, ये कौन सा नेचर शो करता है भाई, ये पार्टिकल नेचर से प्रूफ होता है। ये किससे प्रूफ होता है, पार्टिकल नेचर से। ये किससे प्रूफ होता है, पार्टिकल नेचर से। इट कैन बी एक्सप्लेन, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये तीनों के तीनों तभी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोग क्या मान के चले कि लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे। अभी क्या मतलब इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, ये हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो है ना ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो बोले अच्छा तो कहाँ है ये, तो ये हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है। ओके ओके, अब यहाँ हम लोग कुछ और बातें लिख रहे हैं, ध्यान दो, ये सब शायद तुम सुन चुके होगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सुने हैं क्या, बोले सर सुने हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी सुने हैं क्या, बोले हाँ सर ये सब तो सुने ही हैं, रिफ्रैक्शन भी सुने हैं। और 3 नए नए नाम, इंटरफेरेंस, ठीक है, नेक्स्ट नेम डिफ्रैक्शन, ठीक है, नेक्स्ट नेम पोलराइजेशन। बोले सर दिख नहीं रहा है क्या ये, अगर पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये तो सीबीएसई अब हम लोग के सिलेबस में भी नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो हम लोग के सिलेबस से तो ऑलरेडी हट चुका है, इसको डिफरेंशिएशन मत पढ़ लेना भाई, अरे खतरनाक है सभी का। तो इसका नाम क्या है, ये है डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन। ओके भाई, ये किससे प्रूफ हो सकता है, ये ना ये ना ये ना, ये प्रूफ हो सकता है किससे बताओ, वेव नेचर से, ये वेव नेचर से, ये वेव नेचर से, ये वेव नेचर से, ये वेव नेचर से। तो ये सब के सब एक्सप्लेन किससे हो सकते हैं बताओ, वेव नेचर ऑफ लाइट से। ठीक है, इन सबको अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम लोग किसको यूज कर लेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट को। और जबकि ये दोनों है ना, इन दोनों को तो हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से भी प्रूव कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब देखो दिमाग में जो बात आ रही है उसको ध्यान से समझ लो, क्या हम समझाए भाई, यहाँ टोटल हम 8 चीजें लिखे हैं, इनमें से 7 ही हम लोग के सिलेबस में है, एक तो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट को हम लोग सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही प्रूफ कर सकते हैं। तो शुरुआत के वो 3 जो केवल और केवल पार्टिकल नेचर से प्रूफ होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा बाकी नीचे जो 5 हैं ये सिर्फ और सिर्फ वेव से होंगे, लेकिन इनमें 2 जो है वो किसी से भी प्रूफ हो सकता है, पार्टिकल नेचर से भी और वेव नेचर से। यही दिक्कत क्या था हाइगेंस को, जब हाइगेंस लाइट के बारे में कुछ बोलने जा रहे थे तो उस टाइम तक मेनली 2 चीजें ही देखी जाती थी लाइट में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो उस टाइम पे क्या था, न्यूटन भी सही बैठ गए थे क्योंकि वो पार्टिकल नेचर बोल दिए थे, और उस टाइम के हिसाब से हाइगेंस वेव नेचर बोल दिए थे तो वो भी सही हो गए थे। ठीक है, लेकिन फिर फाइनली जब एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट आए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और इसी इंटरफेरेंस में हम लोग क्या देखें, वाईडीएससी भी देखे ना, तो ये तीनों केवल और केवल किससे प्रूफ हो सकते हैं, वेव नेचर से। ठीक है, तो इस बात को तुमको अच्छे से समझ के रखना है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, जहां जैसी जरूरत होती है वहां हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। यहां से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स दो जो दोनों नेचर से प्रूफ हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ऐसे एग्जाम्पल दो जो केवल और केवल वेव से प्रूफ होंगे, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ऐसे एग्जाम्पल्स दो जो केवल और केवल पार्टिकल नेचर से प्रूफ होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। चलो भाई आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्या हटाएं, चलो देखो चलो भैया, अब हम लोग को किसकी बात करनी है, हम लोग तो इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक बातें हम लोग समझ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई मेन अपना पोर्शन, मेन चैप्टर अब शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान देना एक बार भाई, सबसे पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ
लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात किया जाए भाई, क्या कहानी है, कैसे करना है, वो सब सुनते हैं ना। देखना, अरे गड़बड़ लिख दिया क्या थोड़ा, एक मिनट रुकना। पार्टिकल नेचर, गड़बड़ नहीं, वो ऐसे टेढ़ा हो गया था। तो देखो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए शुरू करते हैं कहानी। देखो हुआ क्या ना कि ऐसा माना गया कि जो लाइट है वो ना छोटे 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 कई सारे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। मतलब एनर्जी के छोटे 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 पैकेट हैं जो बहुत तेज स्पीड से एक तरफ में बढ़ रहे हैं आगे, और उस पूरे लाइन को जो उनकी स्पीड है, जो कई सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को मिला के एक ग्रुप का नाम दिया गया और उसी को क्या बोल दिया गया, लाइट। और जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट हैं उनको नाम दिया गया, क्या बताओ, फोटोन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो ये और जो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी इसको बोल रहे हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, देखना सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी चले, ठीक है, तो क्या कहता है क्वांटम थ्योरी, देखो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिख रहे हैं, लाइट प्रोपोगेट in form of small packets of energy, small packets of energy, and these small packets are called photons, या are called photons। ठीक है, photons। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर हम लोग क्वांटम थ्योरी बोले या पार्टिकल थ्योरी बोले या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बोले, सब कुछ एक ही बात है। तो अगर हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चले तो क्या कहता है ये थ्योरी कि जो लाइट है ना वो हमेशा छोटे 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 एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, और जो छोटे 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 पैकेट्स है ना उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटॉन्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात भाई। अगर एक और चीज समझो, अगर कहीं वर्ड हम फोटोन बोल रहे थे तो हम दिमाग में बैठा लो कि निश्चित तौर पर हम वहां लाइट का पार्टिकल नेचर ही डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, नोट करो इस बात को भाई। अब हम लोग छोटे छोटे प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं, किसके, फोटोन के। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई, एकदम इंपॉर्टेंट, रटना है, समझना है, बहुत जरूरी बात है भाई। हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। पहली प्रॉपर्टी भाई देखो सुनो, एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी given as E equals to hc by lambda, E equals to h nu। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात भाई, यहाँ पे जो चीजें उन लोग उसको टर्म्स को पहले क्लियर कर दे रहे हैं अच्छे से। देखो सुनना ध्यान से, पहली बात कि भैया ये h क्या है, तो h जो है ना वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। बोले अच्छा प्लैंक कांस्टेंट, ओके। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, यूनिट पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं एक बार। देखो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताओ, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये क्या है, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स इधर जाएगा और ऊपर लेके जाएंगे। आप ऐसा समझो, सेकंड इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में सेकंड, इधर भेजेंगे तो सेकंड का गुणा हो गया कि नहीं, मल्टीप्लाई हो गया। तो एनर्जी का जूल और सेकंड, तो जूल इंटू सेकंड। बात समझ में आ रही है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू हो गई। भैया ये सी क्या है, बोले ओहो हो कैसी बात करते हैं सर,
ये तो महा आसान बात है। क्या है ये? स्पीड ऑफ लाइट, किसमें? इन एयर और वैक्यूम। देखो इस बात को समझो भाई, पूरा मॉडर्न बहुत आसान है लेकिन स्कोरिंग है, चाहे तुम मेंस के अकॉर्डिंग सोचो, चाहे नीट के अकॉर्डिंग, चाहे बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो एकदम क्लियर रखो कि ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो श्योर एंड सर्टेन नंबर देकर ही जाएंगे। तो अगर तुम थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते रहोगे ना तो मॉडर्न समझ में भी आएगा और एग्जाम में नंबर भी आएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? अच्छा, ये लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है वो तो वेवलेंथ है, किसका? उस लाइट का, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और ये न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा और बात समझते हैं भाई। जैसे देखो एक बात हम लोग को थोड़ी समझनी पड़ेगी कि सर हम लोग को जो यूज करना है, पहले ये लिख लो, ये लिख लो अच्छे से। अब देखो अगर जनरली क्या होगा, लैम्डा दिया होगा, अगर लैम्डा दिया होगा तो हम लोग एच और सी के मल्टीप्लिकेशन का हम लोग को जरूरत है कि नहीं? तो हम लोग ना एच और सी का मल्टीप्लाई डायरेक्ट रट लेते हैं, डायरेक्ट। ये क्वेश्चन में बहुत जरूरी काम में आ जाएगा, थोड़ा समझ भी लेते हैं एक बार। चलो -34 और 10⁸ का मल्टीप्लाई कर दे हैं। -34 + 8 कितना आ जाएगा? -26, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻26। यहाँ तक तो हो गई कहानी। तो देखते हैं भैया, अगर 6.6 में 3 का मल्टीप्लाई कर लें, चलो छोड़ो ना, अगर 6 होता, 6 × 3 कर दें तो 6 × 3 = 18 होता कि नहीं? और 0.6 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते तो 1.8 आता। 18 और 1.8 के आसपास अगर हम जोड़ लें तो 19.8, और जो ये पीछे वाले टर्म्स है वो हल्का फुल्का और बढ़ा देगा। तो जो HC की वैल्यू है ना वो अप्रोक्सीमेटली 20 × 10⁻⁻26 आता है। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, यूनिट का भी मल्टीप्लाई कर लो, जूल सेकंड में मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड से, तो सेकंड कट गया कि नहीं? क्या बचा? बोले बच गया सर जूल मीटर। ठीक, अच्छा और क्रॉस चेक करते हैं। सोचो अगर लैम्डा हम रख दें यहाँ पे, लैम्डा अगर मीटर में, तो मीटर कट जाएगा तो केवल एनर्जी जो वो जूल में आ गया कि नहीं? इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन भाई HC, तुम ऐसे सोचो, लैम्डा जनरली मीटर में नहीं होता है, लैम्डा जनरली किस में होगा? एंगस्ट्रॉम में होगा। तो हम लोग को इसको पूरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि हम लोग से जनरली ऐसा ही पूछा जाएगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाती है और जो लैम्डा होता है वो एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। तो अगर इसको सही से सॉल्व कर लोगे तो ये आता है लगभग 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ये सब एकदम जरूरी चीज़ें हैं भाई। ठीक है, HC की वैल्यू और ये वाली HC की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे कन्वर्ट किया वो भी समझ लो। देखो सुनना ध्यान से भाई, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो अगर हम 1 जूल चाहिए तो इसको डिवाइड कर देंगे कि नहीं? तो वही चीज़ हम डिवाइड कर दिए, जूल की जगह 1/1.6 × 10⁻⁻19 रख दिए हैं। और 1 मीटर इक्वल्स टू, भाई 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है कि नहीं? तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। पुट किए हैं और सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये इतनी कहानी है भाई किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। तो इसको अच्छे से नोट करो तो फटाफट। हो गया है क्या? नोट कर लिए क्या भाई? नोट कर लिए? हटा दें, चलो। देखो भाई यहाँ से एकदम नॉर्मल से कहानी निकलती रहेगी, थोड़ा बहुत हम लोग को ध्यान में रखना है इसको अच्छे से। और सुनते हैं एक बार, सुनना अच्छे से। चलो देखो, ध्यान दो इधर। देखो फोटोन है ना, और जो लाइट होता है वो तो एयर या वैक्यूम में c के स्पीड से चलता है। इसलिए ना हम एक रिलेशन भी बता दे रहे हैं, इसको स्टार पॉइंट करके बस लिख लो, नोट पॉइंट है स्टार पॉइंट करके। क्या है ये है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये जरूरी काम में आएगा, थोड़ा इसको अच्छे समझ लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो
अच्छा बताओ लैम्डा क्या होता है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। लैम्डा होता है, जैसे मान लेते हैं, सुन लो, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो तुम ध्यान से समझ लो इसको। जैसे मान लो कोई वेव ऐसे ऐसे चल रही है इस तरह से, तो लैम्डा होता है क्या कि एक वेव कंप्लीट करने में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। और जितना टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में, जितना टाइम लेगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। बोलो भाई। और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल होता है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है तो देखना ध्यान से भाई। अगर हम लाइट के अकॉर्डिंग चलें भाई, किसी भी चीज़ का स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। केवल एक वेव की बात करते हैं ना, वेव जब कंप्लीट का कितना डिस्टेंस कवर किया, वेवलेंथ के इक्वल कितना टाइम लगा, टी। स्पीड ऑफ लाइट है इसलिए सी लिख दिए। लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी लिख सकते हैं कि नहीं, और 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू न्यू आ गया कि नहीं, तो देखो यहाँ से सी इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स न्यू। जरूरी बात भाई, जरूरी बात, ये क्वेश्चन में काफ़ी मदद करेगा। थोड़ा समझते हैं कैसे। तुमको मान लो कोई एक फॉर्मूला रट गया, किसे, ये सर हम मान लीजिए ये रट लिए, क्या, E इक्वल एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि हम एच सी की वैल्यू बताए थे तो हो सकता है ये रट गया हो, ठीक है। तो E इक्वल एच सी बाई लैम्डा। अब ध्यान देना, बताओ अगर हम C बाई लैम्डा को देखें, C बाई लैम्डा की जगह हम न्यू लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखो ना फॉर्मूला जो है वो एच न्यू भी आ गया कि नहीं। तो हम ना अगर ये रिलेशन याद रखेंगे तो हम लोग कई सारे आगे आने वाले फॉर्मूले को फटाफट 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 बना पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात भाई, ये नोट कर लो अच्छे से। एक वेवलेंथ में लगने वाला टाइम, टाइम पीरियड, एक लेंथ में, एक वेव में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस वेवलेंथ को कहते हैं, तो वो लैम्डा टाइम पीरियड टी, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल होता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है तो वो ये है, क्या है बताओ, कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। नोट करो इसको भाई। आगे बढ़ रहे थोड़ा सा, एक छोटू सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से उसको करना। अभी तक हम लोग फोटोन की सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, बोले सर प्रॉपर्टी है कि, क्या बताओ क्या बताओ क्या बताओ, कि जो, बोलो बोलो भाई, कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो चलो छोटू सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से करना। इफ वेवलेंथ ऑफ light is 4000 angstrom, if wavelength of light is 4000 angstrom, then find नंबर 1 एनर्जी, ओहो गड़बड़ कर दिए क्या, देन फाइंड नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी related to it, related to it। इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर मान लो नोटेशन चाहिए रे सर कुछ दिखा भी दीजिए, तो लो नोटेशन, एनर्जी को ई से और फ्रीक्वेंसी को न्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट छोटू सा क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं, रोको वीडियो, 1 2 3 4 मिनट में एकदम आराम से जाएगा क्वेश्चन। तो 4 मिनट के वीडियो रोको और ट्राई करो, तो एक बार कर लिए क्या ट्राई। देखो सुनना ध्यान से भाई, आते हैं फॉर्मूले पर। भाई एनर्जी इक्वल्स टू होता क्या है, ई इक्वल एच सी बाई लैम्डा होता है। हम लोग को एनर्जी के बारे में कुछ बोला नहीं गया कि एनर्जी किस में चाहिए, तो हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो तो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। एच सी की वैल्यू हम क्या बताते हैं, एच सी की जो वैल्यू थी वो थी 12,400, और वेवलेंथ कितना दिए हुए हैं, बोले सर वेवलेंथ जो है वो तो 4000 है। थोड़ा बहुत भी गड़बड़ ना होना, इसके लिए हमेशा वैल्यूज को यूनिट के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा 0 0 कैंसिल, 1 0 ये, तो यहाँ से कितना आ रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। बोलो भाई, लेकिन अगर मान लेते कि हम लोग के ऑप्शन में रहा कि नहीं 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 हमको तो जूल में चाहिए, तो क्या करेंगे, बोले 3.1 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं कितने में, जूल में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं
16 1 जा 16, 1 कैरी कर लेंगे, फिर 16 3 जा 48, 48 और 1 49, 2 पॉइंट पे ये लगा लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बोलो भाई, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। जनरली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछते हैं, इसलिए यहाँ तक भी सही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की कर लिया है, ट्राई अच्छे से करते रहो सब कुछ ट्राई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। बोले सर आप एक फॉर्मूला पढ़ाए थे C = लैम्डा टाइम्स न्यू, उसी को यूज कर लेते हैं। यूनिट के साथ चलोगे ना तो गलती होने का काम चांस कम रहेगा। देखो एक बात समझो भाई, मॉडर्न में ना क्वेश्चंस कभी टफ पूछ ही नहीं सकते हैं भाई, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है नहीं, उसी पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हमेशा पूछते हैं। तो क्या टफ हो सकता है, थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, यूनिट का खेल। इसीलिए सबसे आसान क्या तरीका है कि पूरा यूनिट लिखते चलो, कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा पे आते हैं, लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या एंगस्ट्रॉम से मीटर कटेगा क्या? बोले नहीं 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 नहीं, तो या तो हम इस मीटर को कन्वर्ट कर लें एंगस्ट्रॉम में, या तो इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो सब कुछ एमकेएस में लेके चलते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल 4000 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, और ये न्यू। अब मीटर से मीटर कट जाएगा, अगर हम लोग इधर उधर कर लेते आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 4 × 10⁻⁻7 न्यू की वैल्यू। और देखो ना यहाँ से 1/2 बचा है कि नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4 मतलब 0.75, मतलब 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं क्या 7.5 इंटू 10⁻14, क्या बताओ हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स एक ही कहानी है। पता ना 93.5 रेड एफएम हर्ट्ज वर्ड्स, वो जो तुम रेडियो में नहीं स्विच करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है 93.5, बगल में HZ लिखा रहता है, तो वो जो HZ है ना वो हर्ट्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, बाकी करना तो इसी तरीके से, ठीक है। तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखो भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हम थोड़ा अलग करेंगे तो क्या हो सकता है, अलग करने के चक्कर में हम यहाँ डाटा बदल सकते हैं, या बहुत अलग करना होगा हमको तो हम क्या करेंगे कि भाई वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी दे देंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी दिए तो E बराबर क्या यूज कर लेंगे h न्यू, और वहाँ पे वो क्या पूछ लेंगे लैम्डा, तो C तो है ही, न्यू को पता ही रहेगा और तब लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत सारा चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, फिर आगे जाके जब और आगे हम लोग जब पढ़ लेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, हेडिंग नहीं, सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अभी हम लोग किसकी बात किए हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मोमेंटम ऑफ फोटोन की, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में आ जाओ, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, देखो सुनना ध्यान से भाई, अगर हम लोग बहुत बेसिक बात करें, क्योंकि हम लोग लाइट को क्या मान के चल रहे हैं, पार्टिकल मान के चल रहे हैं, तो उसी पे सोचते हैं ना। मोमेंटम ऑफ फोटोन, ध्यान देना भाई, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, P से। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं इसलिए वेक्टर नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। P इक्वल क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ जो पार्टिकल जो फोटोन है वो तो हमेशा C के स्पीड से चलेगा, तो क्या लिख सकते हैं m इंटू सी लिख सकते हैं कि नहीं, बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा थोड़ा ध्यान देते हैं भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था हम लोग के पास, hc/λ या फिर h न्यू, और एनर्जी बराबर होता है क्या, अगर हम आइंस्टीन का इक्वेशन यूज करें तो E बराबर mc² होता है कि नहीं, होता है। अगर हमको वहाँ से mc की वैल्यू चाहिए तो हम पूरे एनर्जी में c से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो हम सिंपली यहाँ क्या लिख सकते हैं E/c। बोलो भाई, P बराबर mc और mc को लिख सकते हैं क्या E/c, ठीक है। अच्छा अगर हम E/c कर, ध्यान देना, तो P बराबर E/c इक्वल, अगर हम c से डिवाइड कर दें इसमें तो क्या बचेगा h/λ, यहाँ c से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा h ν/c। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया बताओ, मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम यूनिट पे बात करें अगर, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल पर मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड तो ऊपर चला जाएगा,
तो क्या हो जाएगा जूल सेकेंड अपॉन मीटर। या फिर अगर हम और करके लिखे तो यहाँ से देखो मास का यूनिट क्या हो जाएगा केजी, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है क्या भाई? बस हो गया ये मोमेंटम के बारे में। देखो एक और बात अब हम आगे जाके सिखाने वाले हैं। क्या हम सिखाने वाले हैं कि जो फोटोन होता है ना उसका रेस्ट मास 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ना कंपटीशन में भी बहुत डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे जो यूपीटीओ या बीएचयू बेसिक एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हम लोग उस पर समझते हैं एक बार। जैसे सोचो कि जो फोटो, ये पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, तुमको रटना है इसको, ठीक है। कि फोटोन को जैसे हम अपना हाथ रखें तो देखो ऊपर से अगर यहाँ लाइट फॉल कर रहा होगा ऐसे ही, तो बहुत सारी लाइट इस पर गिर रही होगी कि नहीं। जब खूब ढेर सारी इस पर लाइट गिर रही है तो वो जो लाइट है ना, लाइट खूब ढेर सारी जगह स्ट्राइक किया हमारे हाथ पर, तो खूब ढेर सारे फोटोन इस पर टकरा रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी रहे अरे 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 बहुत भारी हो गया, अरे बहुत भारी हो गया, हाथ हम उठा ही नहीं पा रहे, इतना फोटोन गिरता जा रहा है इस पर। ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई या तो अगर फोटोन इस पर टकरा के रुका तो जैसे ही रुकेगा ना तो उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा 0। अगर वो टकरा के वापस चला गया तो कहानी अलग है। तो इसका मतलब हम क्या सिखाने वाले हैं कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो रटो इस बात को। रेस्ट मास का मतलब क्या हो गया कि जब फोटोन किसी जगह जाके स्पीड अपनी 0 कर ले, ठीक है, तो जैसे फोटोन रुकेगा उसका मास क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर आप उसका मास 0 बोल रहे हैं तब तो मोमेंटम कहाँ से आ गया। तो गलत बात है। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास 0। तो ये कौन सा मास है? ये तब का मास है जब वो मूव कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे डायनेमिक मास। तो ये कौन सा मास है? तो ये है डायनेमिक मास। और फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? वो होता है 0, ठीक है। तो इसको नोट करो, अच्छे से नोट कर लो फटाफट। हो गया क्या? देखो सुनना ध्यान से भाई, आगे बढ़ रहे हैं। जो हम बात बोल रहे हैं तो उसको लिख भी लेते हैं। थर्ड पॉइंट भाई, थर्ड प्रॉपर्टी फोटोन का, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। और उसको लगा लो, स्टार मार्क कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी वही जो भी हम लोग देखे, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। फोटोन डायनेमिक मतलब जब वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। देखना भाई, अगर हम लोग ध्यान दें एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? एनर्जी इक्वल एच सी बाई लैम्डा, या फिर क्या था बताओ, एच न्यू था। और एनर्जी होता क्या है? एम सी स्क्वायर। तो ये कौन सा मास है? ये है मास जब वो फोटोन क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो पहले हेडिंग में लिखो इस बात को तुम, डायनेमिक मास इज दैट मास ऑफ फोटोन, डायनेमिक मास is that mass of photon when photon is moving with the speed of light in vacuum or air. When photon is moving with the speed of light in vacuum or air. हो गया क्या? देखो सुनो ध्यान से भाई, ये mc स्क्वायर था यहाँ पे, एच न्यू एच सी बाई लैम्डा सब लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से m निकालने के चक्कर में पड़े तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे कि नहीं। तो अगर हम c स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा एक c कट गया, एक c बचा रह जाएगा। तो h अपॉन लैम्डा टाइम्स c इक्वल, यहाँ c स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग का किसका फॉर्मूला? डायनेमिक मास का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लो फटाफट। हो गया क्या? चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो छोटा सा। सर वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करते जाओ भाई। जितना ज़्यादा ध्यान दोगे ना लेक्चर पे, लेक्चर इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स में ना कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है, जो कुछ भी है, जितनी थ्योरी भी है एनसीईआरटी में, वो सब हम करा देंगे। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो सब भी हम यहीं करा देंगे, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि कोई सा भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलो ध्यान देना, क्वेश्चन लिखो छोटा सा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज, सही चल रहा है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ, रे गड़बड़ लिख दिए क्या, कुछ नीचे हो जा रहा है ना ये। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज, हो गया है ना, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। देन फाइंड नंबर 1 मोमेंटम ऑफ फोटोन, नंबर 2 डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। ये ना 9 इंटू कर लो, 9 × 10⁻14 हर्ट्ज। चलो भाई दो चीज़ें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, देन फाइंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, सेकेंड डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। चलो भाई फिर से भाई 4 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो वीडियो रोको 4 मिनट का ट्राई करो तो एक बार कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से भाई, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मोमेंटम पूछ रहा है, तो ध्यान देते हैं एक बार भाई। मोमेंटम इक्वल्स टू होता क्या है? अगर हम लोग मोमेंटम पे फोकस करें तो किसके टर्म में चाहिए हम लोग को? फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए ना। या तो बेसिक से आते हैं, बेसिक से क्या था भाई, m × c E/c मतलब h/c। बोलो भाई ये बात तो समझ में आ रही? बोले हाँ सर सही। ध्यान देते हैं एक बार, लिखते हैं जो वैल्यूज है वो जो पता है वो रखते जाते हैं। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना 9 × 10⁻14 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये कैंसिल तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 6 जा 18 8, फिर 6 जा 18 और 1 9, 19.8 इंटू 10⁻, यहाँ से कितना आएगा -20। अरे -34 + 14 तो -20 आएगा ना, ऊपर जाके -8 तो आ जाएगा 10⁻⁻28। ठीक है, सब कुछ हम लोग एमके सिस्टम में लेके चल रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा कितना 1.98 इंटू 10⁻, ये 10 हो जाएगा ना, मतलब 10⁻1, तो 1 अगर यहाँ जोड़ लेंगे तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 27। अगर हम इसका यूनिट लिख ले तो वो कितना आ जाएगा kg/s। बोलो भाई, तो ये हम लोग का क्या आ गया? ये आ गया मोमेंटम किसका? फोटोन का। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड हम लोग का क्या है? डायनेमिक मास के बारे में है। देखो बहुत आसान है, अगर मोमेंटम निकाल लिया है ना तो उसमें बस c से डिवाइड कर देंगे तो भी हो सकता है ये। अरे देखो ना भाई, मोमेंटम पता है, अगर हम उसमें c से डिवाइड करते तो डायनेमिक मास आ गया कि नहीं? तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो, या बहुत बेसिक से जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी हो सकता है। तो कर लेते हैं एक बार ट्राई। देखो सुनना ध्यान से भाई, डायनेमिक मास का फॉर्मूला m इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से E/, क्या c², और E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू hν/c²। बोलो भाई, तो अगर हम hν की वैल्यू रख लेते हैं कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁻14, हाँ 9 × 10⁻14, ठीक है, होल अपॉन c की वैल्यू, c² की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे? c² कर देंगे तो वो आ जाएगा कितना 9 × 10⁻16। अरे 3 × 10⁻8 का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ 9 से 9 उड़ जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 6.6 इंटू, भाई ये कितना है 10⁻⁻20, ऊपर जाएगा ये 10⁻16 तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा -36 क्या kg। बोलो भाई, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोग का क्या? मास ऑफ फोटोन। कैसा मास? डायनेमिक मास, क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटोन तो हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, तो देखो भाई हम लोग आज क्या देखें? आज हम लोग सीखें कि लाइट के एक्चुअली में 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मानते हैं। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट वेव नेचर चाह रहा है तो हम वेव नेचर के यूज करते हैं, और अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर का यूज है तो फिर हम लोग पार्टिकल नेचर यूज करते हैं। ये फिजिबिलिटी हमको कहाँ से मिली?
ये फिजिबिलिटी हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मिल रहा था, डी ब्रॉगली इक्वेशन से, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्टिकल नेचर के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, फोटोन के बारे में चाहिए था, तो हम लोग यहाँ फोटोन के बारे में डिस्कस किए, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए। तो नेक्स्ट टर्न से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्न से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस करते हैं यहाँ तक, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।